नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप सब लोगों को स्वागत है आज का सेशन। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था ओपीएससी 2023 एग्जाम पेपर एनालिसिस, दैट इज जीएस विथ रेफरेंस टू द पेपर 1 जीएस सेक्शन। और आज का वीडियो में मैं हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में बात करूंगा। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है या फिर ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ओएएस जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन है। बाकी नॉन ओरियन वालों को मैं बता देता हूं, ठीक है। तो हाल ही में एग्जाम हुआ था, तो जितने भी नॉट ओनली ओडिया स्टूडेंट, जितने भी नॉन ओरिया स्टूडेंट भी हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि आजकल जितने भी स्टेट में स्टेट पीसीएस, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, चाहे झारखंड पीसीएस हो, जो लेवल अप क्वेश्चन जो है यूपीएससी से काफी मिलता जुलता है। यहां पर मैं बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बताऊंगा, कहां से क्वेश्चन आया है वो बताऊंगा, उसको हम किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, या क्या क्या गलती एग्जामिनेशन में हमने फेस किया या होता है बच्चों का, वो सारे चीजें। कभी कभी तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा हमें नहीं भी पता होता है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल आइडियाज होता है, तो चीजों को हम कर सकते हैं। वो सारा ट्रिक बताऊंगा, मतलब नॉट ओनली कि यहां पर मैं पढ़ाने आया हूं या एक्सप्लेनेशन करने आया हूं, उसके साथ साथ हम प्रीलिम को किस तरह से स्मार्ट तरीके से क्लियर करके एग्जाम निकाल सकते हैं, वो सारा तरीका भी बताऊंगा, ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताऊंगा, जो आप साथ में लेके जाना। ठीक है बच्चों, चलिए हम हिस्ट्री के टॉपिक से शुरुआत करते हैं। वैसे अगर देखा जाए इस बार जो है यूपीएससी एसपीएससी एग्जामिनेशन की बात करें, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें ओपीएससी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स था, ज्योग्राफी से आया था 11 मार्क्स आया था, हिस्ट्री से 15 मार्क्स आए थे, पॉलिटी से 20 मार्क्स, इकोनॉमी से 10 मार्क्स, एनवायरमेंट से जो है 10 मार्क्स, साइंस एंड टेक से जो है 10 मार्क्स, और देखो करंट अफेयर्स में 21 मार्क्स। देखिए ध्यान रखिएगा बच्चों, मतलब करंट अफेयर्स जो है इस साल जो है सबसे ज्यादा मार्क आया है करंट अफेयर्स। तो हम करंट अफेयर्स को जो है नेग्लेक्ट, हाँ, करंट अफेयर्स को हम लोग जो है नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, हम लोग करंट अफेयर्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो करंट अफेयर्स जो है हमेशा से करंट अफेयर्स जो है एक चैलेंजिंग पोर्शन रहा है, किस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस है, ये मार्क्स नहीं है, ये क्वेश्चन की बात हो रही है। आउट ऑफ 100 जो है ये जो है क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ज्योग्राफी 11, हिस्ट्री 15, पॉलिटी 20, इकोनॉमी 10, एनवायरमेंट 10, सोशल साइंस एंड टेक 10 एंड करंट अफेयर्स 10, और ओडिशा जीके में से 3 क्वेश्चन आया है। बहुत बार जो है हम कंफ्यूज होते रहते हैं कि उड़ीसा में क्या पढ़ना है। देखो बेटा 3 ही मार्क्स आया है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं ना कि आप साथ ही साथ जो है यूपीएससी की भी तैयारी करते रहिए, और साथ ही साथ जो है कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है जानबूझकर जो है ओडिशा वालों ने भी और मैक्सिमम स्टेट ने यूपीएससी सिलेबस से सिमिलर करने की कोशिश की। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूपीएससी में अभी सिंगल, जैसे कि एक ही ऑप्शनल है, ठीक है, यहां पर भी हमारा भी एक ही ऑप्शनल है। तो सब कुछ जो पैटर्न है, सीसेट का जो पैटर्न है या जीएस का जो पैटर्न है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। तो ये आज मैं इस टॉपिक बात करूंगा हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा। देखो हिस्ट्री में से टोटल जैसे कि हमने देखा 15 क्वेश्चन आया है। 15 क्वेश्चन में से फिर से मैं उसको डिवाइड कर दिया हूं। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से 6 क्वेश्चन आया है, मतलब सही क्वेश्चन आया है। मेडिवल हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है इस बार, ध्यान रखिएगा। मध्यकालीन भारत मेडिवल हिस्ट्री से एक भी नहीं आया, और मॉडर्न हिस्ट्री से 9 क्वेश्चन, जो हमेशा मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा मार्क्स ही आते हैं, और इस बार भी 9 मार्क्स आए हैं, अच्छा है, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। देखिए हाँ, बात डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो बता देना चाहता हूं। देखिए एक्सपेक्टेड ओपीएससी कट ऑफ प्रीलिम्स 2023। देखो एक सीधा सा सवाल है कि इस बार जो 2023 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम जाएगा। उसका रीजन क्या है? देखिए पहले मैं बता देता हूं कि 2021 में 2021 में, ये देखिए 2021 का कट ऑफ है। ये रिजर्व अनरिजर्व वालों के लिए मेल, ये है मेल है, ये फीमेल है। थोड़ा सा मेरे हिसाब से छोटा लग रहा होगा, स्क्रीन को बड़ा करके देख लेना, ठीक है। देखो अनरिजर्व वालों के लिए मैं बता देता हूं, मेल के लिए 71, फीमेल के लिए 62, एसईबीसी के लिए मेल के लिए 67 और फीमेल के लिए 56, और एससी कैटेगरीज में
मेल के लिए 51, फीमेल के लिए 42, और एसटी में मेल 40 और फीमेल जो है 37 है। ये 2021 का ये है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 2022 का, 2022 का 2022 का जो कट ऑफ है, देखिए अनरिजर्व कैटेगरीज में मेल का केवल 48 है, फीमेल का केवल 42 था। एसईबीसी का 44 एंड 35 मेल एंड फीमेल, एससी का 32 एंड 25 मेल एंड फीमेल, और एसटी का 19 एंड 15 मेल एंड फीमेल। कितना कम था देखो 2022 में, ठीक है। अब देखो 2023 में अभी जो एग्जामिनेशन हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूं। देखो एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन 23 में हुआ है, पर एग्जाम हम लोग 24 में दिए थे। अभी का बात है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि देखो कैटेगरीज के हिसाब से मेल एंड फीमेल का अनरिजर्व कैटेगरी में 55 to 60 एंड फीमेल जो है 50 to 55। मतलब कहने का मतलब था कि इस बार जो है कट ऑफ ज्यादा जाएगा, कम नहीं जाएगा, सॉरी कम नहीं जाएगा। कहने का मतलब था कंपटीशन टफ होगा, इस बार थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, कहने का मतलब था, ठीक है। मैंने शायद गलती से वर्ड बोल दिया है, कम जाएगा, बट कम नहीं जाएगा, ज्यादा जाएगा। देखिए एससीबीसी का जो है मेल का जो है 52 to 58 और फीमेल का 45 to 52। उसके बाद जो है एससी का 35 से लेकर 40 और फीमेल का जो है 30 से लेकर 35, और एसटी का 25 to 35 एंड फीमेल का जो है 25 to 30, ठीक है। ये जो है आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड ओपीएससी कट ऑफ प्रीलिम्स 2023 का ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये सब रीजन, देखो प्रीवियसली मतलब कई साल हो गया है यूपीएससी का जो कट ऑफ है, ठीक है। आप देख सकते हो यहां पर सिंपली लिखा है कि हियर आर द की रीजन व्हाई द कट ऑफ माइट बी लो। कट ऑफ जो है कम होने का रीजन क्या है, वो सब चीजें मैं बता रहा हूं। इस बार कम होने का चांसेस क्या है, पहला चीज तो है देखो डिफिकल्टी लेवल एग्जामिनेशंस। एग्जाम देने के बाद सबको लगा कि इस बार जो है एग्जाम जो है बहुत इजी है, लेकिन एग्जाम देने के बाद जब आके पेपर को इवैल्यूएट किए थे तब पता चला कि यार इजी दिख रहा था, इतना इजी भी है नहीं। इजी दिख रहा था, इतना इजी है नहीं। देखो एग्जाम देने के बाद दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक है जिन्होंने एग्जाम अपियर किया है और जो एग्जाम नहीं अपियर किए हैं, ठीक है। जो एग्जाम नहीं अपियर किया है वो हमेशा बोलता है अरे इस बार तो क्वेश्चन इजी था, क्योंकि वो एग्जामिनेशन के प्रेशर में उसने नहीं देखा, ऐसे ही देखा है, तो उसके लिए इजी हमेशा होता है। लेकिन उनको पूछो जो लोग एग्जाम देके आए हैं और आके आंसर शीट अपना चेक किए हैं, तभी पता चलेगा कि ये डिफिकल्ट था, इजी था या मॉडरेट था। इजी तो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, इजी तो बिल्कुल भी नहीं था। हाँ ये कह सकते हो कि डिफिकल्ट यूपीएससी जैसा डिफिकल्ट भी नहीं था, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन मॉडरेट से कम नहीं था। मॉडरेट या मॉडरेट से थोड़ा सा ज्यादा भी कह सकते हो। इतना भी इजी नहीं था कि नहीं पढ़ के आपका हो जाएगा, क्योंकि कुछ जो है ट्रिकी क्वेश्चन बन गया, ट्रिकी क्वेश्चन था, जो कि यहां आने के बाद हमें पता चला कि यार ये तो हमने गलत करके आया है। वो सब चीजें मैं बताऊंगा आज, ठीक है। डिफिकल्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन मतलब सही था इस बार, इतना इजी भी नहीं था। और देखो नेगेटिव मार्किंग क्या है, पहले नेगेटिव मार्किंग 2020 से पहले 1/4 हुआ करता था। नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 हुआ करता था। अभी 2020 के बाद जो नेगेटिव मार्किंग है बेटा 1/3 है। 1/3 का मतलब है 33%, 1/3 हो गया, ठीक है। ये भी एक मैटर करता है आपका कट ऑफ लो जाने का। उसके बाद देखो लो अटेम्प्ट एंड लो परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। देखो लो अटेम्प्ट, देखो अब चीजें क्या होगा, पहले ओपीएससी में इजी क्वेश्चन आते थे, बच्चे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे। अब जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन आने लगा, बच्चे जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाते, तो वो परफेक्शन के चक्कर में रहते हैं और कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। आप जब कम अटेम्प्ट करोगे, आपका आंसर भी तो कम, उसमें भी तो गलत हो सकता है, तो फाइनली आपका कम रिजल्ट आता है। तो आप रिस्क टेकिंग जो है कम कर देते हो, क्योंकि आप सोचते हो कि यार डिफिकल्ट है तो कैसे करें, लेकिन तो उसकी वजह से जो है परफॉर्मेंस में, रिजल्ट में कम आ जाती है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करूं, देखो 2021 में 432 सीट थे, 2022 में 683 सीट थे, और 2023 में अभी जो है हमारा केवल जो है 399 सीट। अगर मैं कंपेयर करूं 2022 से, वो जो है 683 सीट है, अब जो है 399 सीट। तो सीट कम है तो कंपटीशन तो टफ होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। उसके बाद देखो वेरिएशन इन द एग्जाम पैटर्न, यूपीएससी पैटर्न जो देखो, यूपीएससी
यूपीएससी पूरा एग्जैक्टली इस बार जो यूपीएससी का जो क्वेश्चन आया है, और पिछले तीन साल से आप देखोगे कि जो ओपीएससी का पुराने वाला जो पैटर्न है वो बदल गया, अभी पूरा यूपीएससी लेवल पे जो है क्वेश्चन आने लगा। उसका रीजन क्या है कि ओडिशा गवर्नमेंट भी हमेशा चाहता है कि ओडिशा स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं ओपीएससी के लिए उनका भी सिलेक्शन ज्यादा हो, यही उसका मकसद है। तो हमेशा ओडिशा गवर्नमेंट का यह मकसद है कि ओडिशा से ज्यादा लोग जो है यूपीएससी में क्लियर करें, इसलिए उन्होंने लेवल जो है बराबर करने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं एक एक क्वेश्चन को यहां पर हम लोग सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, समाधान करेंगे। ठीक है, व्हाट वाज द लाहौर सेशन इन द ईयर 1940 अबाउट? लाहौर, देखो लाहौर रिजोल्यूशन, ये लाहौर रिजोल्यूशन किसका है? ये जो है मुस्लिम लीग का रिजोल्यूशन, लाहौर रिजोल्यूशन जो 1940 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लाहौर प्रस्ताव कौन थिला? लाहौर प्रस्ताव कौन थिला? देखो फर्स्ट क्या है, ए यूनाइटेड होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स। नीचे आप लोग नीचे जो है कमेंट करते रहिए, आप आंसर नीचे देते रहिए, फिर देखना कौन सा करेक्ट हो रहा है, कौन सा सही हो रहा है। ठीक है, एक एक करके पूरा डिटेल में हम लोग बात करें, ऐसा नहीं कि मैंने मार कर दिया ए बी सी डी, ऐसा नहीं करूंगा। मैं यहां पर आया हूं, आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा, प्रॉपर समझा के जाऊंगा, अच्छा से डिटेल में बता के जाऊंगा अच्छा से। ठीक है, ए बी सी डी नहीं करेंगे यहां पर, लेकिन आप उससे पहले नीचे जो है कमेंट करके बताइए कौन सा ए बी सी डी कौन सा करेक्ट होगा। एक एक करके हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। ठीक है, सो ए यूनाइटेड होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स, ठीक है, मतलब मुसलमान को पाई एक एकत्र वासस्थान, अलग से जगह रहेगा मुस्लिम्स के लिए, सिंपल सी बात है। सपोर्टिंग द ब्रिटिश वॉर एफर्ट, जो ब्रिटिशर उस टाइम पे वॉर एफर्ट मतलब अराउंड 1939 से लेकर 1945 तक क्या चल रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो ऑप्शन में ये है कि सपोर्टिंग द ब्रिटिश वॉर एफर्ट, ब्रिटिश वॉर एफर्ट को सपोर्ट करना है। थर्ड क्या है, डिमांड फॉर द लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस का मतलब क्या है? राज्य के हिसाब से, राज्य प्रोविंसेस का मतलब है आज के डेट में आप स्टेट कह सकते हो, उसको स्टेट कह सकते हो, राज्य के हिसाब से। जैसे कि ओडिशा, ओडिया भाषा बोलने वाले ओडिया, बंगाल वाले बंगाली, गुजरात वाले गुजराती, लाइक दिस, भाषा के हिसाब से राज्य बटा हुआ है। तो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा, और यहां पर लिखा है ऑल ऑफ द अबव। देखो जब भी देखो, हमेशा एक क्वेश्चन ट्रिक पहले याद रख लो, उसके बाद बताता हूं। जब भी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होता है या फिर ऑप्शन जो है नॉन ऑफ द अबव होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसमें से ऐसा क्वेश्चन है कि दो ऑप्शन को हम हमेशा हटा सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि तीन ऑप्शन में से पहले मैं बिफोर आंसरिंग एक ऑप्शन ऐसा रहेगा उसमें से आप जिसको पूरी तरह से हटा सकते हो या पूरी तरह से श्योर हो सकते हो कि ये होगा या नहीं होगा। तो सपोज ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है और एक तीनों में से मान के चलिए कि एक ऑप्शन को आप हटा सकते हो, तो ये वाला ऑल ऑफ द ऑप्शन वाला भी तो हट जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे कि लाहौर रिजोल्यूशन की बात हुई थी, तो यहां पर तो यार डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस तो नहीं होगा, इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश वॉर एफर्ट में और यूनाइटेड होमलैंड फॉर द मुस्लिम में कंफ्यूज होते, लेकिन अगर जब आपको पता है कि डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस अगर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही घट रहा है। तो यही एक ट्रिक है, ध्यान रखिएगा, जब भी ऑल ऑफ द अबव होती है या नॉन ऑफ द अबव होती है, आपके पास ऑप्शन रह जाता है दो को एलिमिनेट फट से कर देने का। ठीक है, चलिए, तो उसका जो करेक्ट आंसर यहां पर जो है ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, कौन? दैट इज मुसलमान मानक पाई एकत्र वासस्थान, ए यूनाइटेड होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स। क्या था ये देखिए, द लाहौर का जो रिजोल्यूशन हुआ था उसको पाकिस्तान रिजोल्यूशन भी कहा जाता है। क्यों पाकिस्तान रिजोल्यूशन कहा जाता है? क्योंकि पाकिस्तान का डिमांड तो चल रहा था, लेकिन यहां पर स्ट्रॉन्ग वे में पाकिस्तान का डिमांड किया गया। स्ट्रॉन्ग वे मतलब उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें किसी भी हाल में पाकिस्तान चाहिए, एक सेपरेट कंट्री चाहिए, सेपरेट होमलैंड चाहिए। क्योंकि उनको ये पता था कि अगर भारत, क्योंकि उनको उस टाइम की बात है, देखो ये जो सेशन की बात हो रही है, तो एक माहौल ऐसा बन रहा था 1940 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, एक माहौल ऐसा बन गया था कि यार आज नहीं तो कल जो है ब्रिटिशर जो है छोड़ के जाने वाले हैं, और ब्रिटिशर छोड़ के जाएंगे
तो जाहिर सी बात है हमें आजादी मिलने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात जब 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ था, जर्मनी, हिटलर जो है सुपर पावर, हिटलर तो है पूरी तरह से जो है ब्रिटेन को खत्म कर रहा था। ये तो हिटलर ने अपने हिसाब से उसको छोड़ दिया बेटा, नहीं तो उस टाइम पे जो है चाहता हिटलर जिस तरह से फ्रांस को उसने ध्वंस कर दिया था, ऐसे इंग्लैंड को भी कर सकता था, उतना पावर जर्मनी का था उस टाइम पे। लेकिन हिटलर जो है थोड़ा सा ज्यादा ओवर एम्बिशियस हो गया, वो यूएसए के ऊपर अटैक करने लगा, फिर रशिया के ऊपर अटैक करने लगा, इतने बड़े सुपर पावर यूएसए और रशिया को, तब इसलिए उसका प्लान जो है इंग्लैंड के ऊपर जो करने वाला था वो उसको थोड़ा सा रोक दिया था। अदरवाइज उस टाइम पे जिस तरह से फ्रांस को तबाही किया था उस तरह से ब्रिटेन को भी तबाही कर सकता था एडोल्फ हिटलर उस टाइम पे। काश कर देता तो हमें आजादी उस टाइम पे ही मिल जाता पहले ही। एनीवे, इतिहास हो चुका है, लेकिन यह एहसास हो रहा था कि ब्रिटिशर जो है कमजोर होते जा रहे थे। वार जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, कई सारे जो है ब्रिटिशर उनका डेथ हो रहा था, खत्म हो रहे थे। ये एहसास हो रहा था कि हमें जो है आजादी मिलने वाला है, वो आज मिलेगा या कल मिलेगा हमें नहीं पता, बट आजादी जो है मिलने वाला है, ये कंफर्म था। तो आजादी जब मिलने वाला था तो मुस्लिम लोगों का एक तरफ से डिमांड बढ़ गया कि अगर आजादी मिल भी जाता है, मुस्लिम परसेंटेज कम है, हिंदू आज के डेट में हिंदू परसेंटेज जो है 81.4% है, मुस्लिम परसेंटेज 12.4% है, 12% है, और हिंदू कितना 80% है। तो अगर ऐसे देश में जहां पर जो है 70% से ज्यादा हिंदू हैं और मुस्लिम का परसेंटेज जो है 12 से लेकर 15% के बीच में है, तो जाहिर सी बात है यार, अगर आजादी मिलने के बाद भी मुस्लिम को हिंदू के अंदर रहना पड़ेगा। एंड मोहम्मद अली जिन्ना जैसे जो लीडर हैं, ही डजंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज दिस थिंग्स। उनको तो क्या चाहिए, उनको तो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, अलग से निर्वाचन उनके लिए होंगे, अलग से नेता उनके लिए होंगे। अब क्या चाहिए, अलग से जमीन चाहिए, अलग से रहने के लिए घर चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि अगर भारत को आजादी मिल भी जाती है तो उनको हिंदू के अंदर रहना पड़ेगा, और ये जो है वो नहीं चाहते थे। इसीलिए ये डिमांड किया गया था। द लाहौर रेजोल्यूशन ऑल्सो नोन एज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, जो पाकिस्तान का डिमांड हुआ था, एंड वाज पॉलिटिकल स्टेटमेंट एडॉप्टेड इन द ईयर 1940 बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मतलब है, देखो मुस्लिम लीग का, देखो आईएनसी की अगर बात करें बेटा, वो 1885 में गठन हुआ था। मुस्लिम लीग की बात करें कब हुआ था गठन, कौन बता सकता है? 1906 में हुआ था। देखो 1906 में मुस्लिम लीग वही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है जो आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिनुल मुल्क हुए थे, जिसका डिमांड था सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड स्पेशल प्रोविजन। बाद में जाके ये पाकिस्तान का डिमांड किए थे। एंड दे कॉल्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स इन द ब्रिटिश इंडिया। क्लियर है? और वहां पर क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना प्रिजाइडेड ओवर 1940 लाहौर सेशन। लाहौर सेशन में प्रेसिडेंट कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है, सेशन। एंड दिस सेशन टुक प्लेस फ्रॉम द मार्च 22 से लेकर 1940 तक। ये सेशन मतलब जिन्ना के अध्यक्ष में हुआ था, ठीक है। एंड द लाहौर सेशन इज कंसिडर्ड एज द लैंडमार्क इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ड्यूरिंग दिस सेशन द लीग पास द लाहौर रेजोल्यूशन व्हिच कॉल्ड द क्रिएशन ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन इंडिया। इसी सेशन में ये रेजोल्यूशन लिया गया मोहम्मद अली जिन्ना के लीडरशिप पे कि अलग से मुस्लिम के लिए कंट्री बनेगा। क्यों? द रेजोल्यूशन लेटर रीनेम्ड एज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन एंड वर्ड पाकिस्तान बिकम वाइडली यूज फॉर दिस सेशन। तो यहां से जो अलग से कंट्री का डिमांड होने लगा। कैबिनेट मिशन फेल होने का रीजन क्या था जो 1956 में आया था? यही तो है। चलिए अब देखो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है ऑलमोस्ट, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट एक्शन डे रेफर टू। पहले पढ़ लो क्वेश्चन, और जिसको आंसर आता हो नीचे कमेंट करके बता दो, जिसको आंसर आता हो नीचे कमेंट करके बता दो, ठीक है। पहले मैं पढ़ लेता हूं क्वेश्चन, ठीक है। द डे और मार्क्ड बाय द मुस्लिम लीग टू टेकिंग डायरेक्ट एक्शंस। देखो पहले ऐसे करना, देखो कोई भी क्वेश्चन आए कि पूछा क्या पूछ रहा है, कोई टेक्निकलिटी तो नहीं है, फिर चार ऑप्शन को पढ़ना और आप अपने हिसाब से जो अंडर मार्क है जैसे करना चाहते हो करना, समझना पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या क्या ऑप्शन है पहले समझना है। ऐसे मतलब एक्शन डे आपको पता है तो आपको आंसर सही कर दोगे ऐसा जरूरी नहीं है, तो आप समझो पहले प्यार से, 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ो। ऐसे क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है क्योंकि टेक्निकलिटीज में जो है आपको फंसा देगा, ठीक है। पहले पढ़ो, समझो पहले, और जिसको आंसर आ रहा है नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है। The day are marked by the Muslim League for the taking direct actions to assert their political demand for a separate homeland for the Muslim.
ये वही वाला बात की जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन की बात कर रहा है कि अलग से मुस्लिम के लिए अलग से कंट्री होगा, उसकी बात कर रहा है। सेकंड क्या है, द दे आर मार्क्ड बाय द इंडियन नेशनलिस्ट टू आउटरस्ट द ब्रिटिश, टू आउटब्रस्ट ब्रस्ट द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, मतलब ब्रिटिशर को भगाने की बात कर रहे हैं। थर्ड क्या है, द डे मार्क्ड बाय द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सोशल इनजस्टिस, एंड यहां पर देखो ऑल ऑफ द अबव। जैसे कि मैंने बताया था यहां पे कौन सा ऑल ऑफ द अबव, जब देखोगे तीनों क्वेश्चन में देखना कौन सा करेक्ट है या नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है पहले देख लेना अगर डाउट हो तो। देखो यहां इस ऑप्शन को तो टोटली हटा सकते हो, शेड्यूल कास्ट अगेंस्ट सोशल, इस ऑप्शन को हटा दोगे तो बेटा ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट ऐसे ही, अगर इस ऑप्शन को हटा सकते हो तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट तो हट ही जाएगा ना। अब डाउट हो सकता है आपको ये दोनों में से, और जब भी आपको दोनों में से डाउट हो ऐसे क्वेश्चन को 100% करिए, ठीक है। अब उसका करेक्ट आंसर है बेटा सीधा जो है ए है। क्या है उसका, दैट इज द डे मार्क्ड बाय द मुस्लिम लीग फॉर टेकिंग डायरेक्ट एक्शंस टू द असर्ट देयर पॉलिटिकल डिमांड फॉर सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स। वही चीजें अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस किया कि मुस्लिम के लिए अलग से उनको क्या चाहिए था, मतलब अलग से कंट्री चाहिए था। Direct Action Day was communal violence took place on 16th August 1946 in Calcutta, British India, and All India Muslim League called the Direct Action Day to demanded a separate Muslim homeland after the British left India। मतलब ब्रिटिशर जाने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें भी आजादी चाहिए, एक कंट्री के हिसाब से नहीं, टू नेशन थ्योरी, जिस थ्योरी को क्या कहा जाता है, टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी। दिस वॉज एडॉप्टेड बाय होम, मुस्लिम लीग। और एक था सिंगल नेशन थ्योरी, सिंगल नेशन थ्योरी, दैट वाज एडॉप्टेड बाय होम, आईएनसी। देखो अब ये बात करते हैं कि सिंगल नेशन थ्योरी क्या है, टू नेशन थ्योरी क्या है। बेटा देखो सिंपल सी बात है, आईएनसी वांटेड सिंगल नेशन, वो चाहते थे कि आईएनसी डिवाइड ना हो, एक ही पार्टी रहे, एक ही देश रहे, ताकि जो है हम ज्यादा डेवलप कर सके, हिंदुस्तान पाकिस्तान तो अलग अलग ना हो। सिंपल एज दैट कि हिंदुस्तान अगर आईएनसी बड़ा पार्टी है तो मुस्लिम लीग छोटा पार्टी बने, लेकिन एक कंट्री में रहे, दैट इज सिंगल नेशन थ्योरी, एक ही राष्ट्र। टू नेशन थ्योरी का मतलब है एक है हिंदुस्तान और एक है पाकिस्तान। वो क्या चाहते थे कि दोज एरिया डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम विल बी द पाकिस्तान and those area dominated by the Hindu will be the Hindustan। जहां पर हिंदू ज्यादा रहते हैं उसको हिंदुस्तान कर दो, जहां पर मुस्लिम ज्यादा रहते हैं उसको अलग से पाकिस्तान दे दो। जैसे कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस है, जो पाकिस्तान इलाका है आज के डेट में, ठीक है, तो उसको जो है मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। उसके बाद जो है जो बांग्लादेश का जो एरिया है, जिसको ईस्ट बंगाल प्रोविंसेस कहा जाता था, वो जो है मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है। तो ये जो एरिया आज के डेट में जो बांग्लादेश और पाकिस्तान को वो चाहते थे पाकिस्तान, इसलिए उसका नाम पूर्वी पाकिस्तान भी था बांग्लादेश का। एनीवे, सो द मुस्लिम लीग लीडर मोहम्मद अली जिन्ना प्रोक्लेम दैट इंडिया वुड नाइदर बी डिवाइडेड और डिस्ट्रॉयड, मतलब वुड आइदर बी डिवाइडेड और डिस्ट्रॉयड। तो यहां पर जिन्ना जो है कट्टर है, देखो कट्टर है, उन्होंने कह दिया था कि डिवाइड होगा या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब किसी भी हाल में हमें कंप्रोमाइज नहीं करना है, हमें टू नेशन चाहिए। क्लियर है? तो आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज पॉलिटिकल डिमांड फॉर द सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम, दिस विल बी द करेक्ट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। देखिए ये तो काफी सिंपल सवाल है, ठीक है। एट द एंड ऑफ सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, ठीक है, गांधी जी टुक आउट ए पद यात्रा मतलब यू कैन से दांडी मार्च, पद यात्रा अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। हिज फर्स्ट पद यात्रा वाज अंडरटेकन इन द ईयर 1934। कहां पे पूछ रहा है? नागपुर, नोआखली, झारसुगुड़ा एंड तंजावुर। देखो नागपुर कहां पे है? महाराष्ट्र में है बेटा। आप लोग कमेंट करके बताइए नीचे, ठीक है। नोआखली देखो पहले जो है बंगाल में हुआ करता था, हम जब बात कर रहे हैं 1934 की बात कर रहे हैं, पहले जो है उस टाइम पे जो है मतलब बंगाल में हुआ करता था, अब जो है ये बांग्लादेश का पार्ट हो गया, ठीक है। झारसुगुड़ा दैट इज इन ओडिशा, झारसुगुड़ा, ठीक है, हमारे घर के पास है, ज्यादा दूर नहीं है। आई एम फ्रॉम दैट रीजन, संबलपुर रीजन, ठीक है ना। देन तंजावुर, ठीक है, दैट इज तमिलनाडु। बताओ फटाफट बताओ आंसर।
सिंपल है उसका आंसर, देखो सी, दैट इज झारसुगुड़ा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, झारसुगुड़ा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। देखो महात्मा गांधी इन द ईयर 1934 पद यात्रा किए थे ओडिशा में, झारसुगुड़ा में। ठीक है, एंड मतलब वाज टू कैंपेन अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी, टू इंप्रूव द लाइफ ऑफ हरिजन। हरिजन का शब्द भी उन्होंने ही दिया था, हरिजन। हरिजन का मतलब क्या, हरि का जन एक तरफ से। और ऐसा नहीं कि खाली झारसुगुड़ा में ही किए थे, ओडिशा के कई इलाका में और कई बेहतर लीडर के साथ भी उन्होंने ये पद यात्रा किए थे। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं, देखिए जैसे कि केवल खाली झारसुगुड़ा में उन्होंने नहीं किया था, कौन कौन सा जगह है देखिए, हरे कृष्णपुर है, ठीक है, चंदनपुर है, साखी गोपाल है, देन कदुआ आश्रम, देन दंडा मुकुंदपुर, पीपली फेमस है उड़ीसा में, ठीक है, आर्टिस्टिक चीजों के लिए, देन बालाकाटी, ठीक है, देन सत्यभामपुर, देन बलिंता, देन तेलंगापेंथ, देन उसके बाद जो है काजीपाटना। ये सब एरिया है जहां पर महात्मा गांधी जो है मतलब अनटचेबिलिटी के लिए इस चीज के लिए आए थे। ठीक है, उसके साथ मतलब ओडिशा को गांधी जी जो है, देखो यहां पर नवीन पटनायक जी जो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके हिसाब से देखो एक स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया, मतलब महात्मा गांधी जो है 8 टाइम्स जो है ओडिशा को आए हैं। तो उनका स्टेटमेंट भी आप देख सकते हो नवीन पटनायक जी का, कि ओडिशा हैड ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ द महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द आवर नेशन। महात्मा गांधी विजिटेड 8 टाइम्स, and I am glad that this August Assembly is commemorating the 100th anniversary of the Gandhiji first visit to Odisha on 23rd March 1921। ये भाई नवीन पटनायक, ठीक है, 8 बार जो है ओडिशा आ चुके हैं। उसके साथ साथ देखिए गांधी जी पार्टी इंक्लूड अमृतलाल ठक्कर, मिस बीराबेन, देन सुशीलाबेन, देन उमा बजाज, ठीक है, देन प्रभाती देवी, देन बालाजी गोविंद देसाई, देन दामोदर दास, देन काका केलकर, देन ये सब जो गोपबंधु चौधरी, देन उसके बाद रमा देवी के नाम पे कॉलेज भी है उड़ीसा में, हरे कृष्ण महताब, ठीक है, उसके बाद जो है नीलकंठ दास, राजकुमार बोस, ये सब जो है गांधी जी के पार्टी में भी एक तरफ से शामिल थे। क्लियर है पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं, ना वकील ना दलील ना अपील। क्या है, ना वकील ना दलील ना अपील, किसी को भी बंदी बनाया जा सकता है विदाउट प्रूफ एंड विदाउट एविडेंस। महात्मा गांधी जिसको ब्लैक एक्ट के हिसाब से घोषित किए थे, काला कानून के हिसाब से घोषित किए थे, इस एक्ट के आधार पर मतलब सोशल गैदरिंग नहीं हो सकता, कोई वेपन अपने पास हथियार नहीं रख सकता। चलिए पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फेमस रोलत एक्ट कब हुआ था, 1919 में हुआ था। इन द फेमस जो है रोलत एक्ट वाज अपोज्ड बाय इंडियंस बिकॉज इट प्रोवाइड फॉर, ठीक है, रोलत एक्ट जो काला कानून है उसको इंडियन ने अपोज किया था, किस पर्पस में। पहला क्या है, ट्राइंग ऑफ सेडिशन केस विदाउट ए जूरी, होल्डिंग सस्पेक्ट इन द जेल विदाउट ट्रायल, जो मैंने बता रहा था, ना वकील ना दलील ना अपील। सेकंड है अपोजिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट, हैम्परिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया एंड ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। देखो यहां पर भी मतलब पहले मैं एलिमिनेशन प्रोसेस बता देता हूं। देखो यहां से ये तीनों को किसको आप हटा सकते हो, सिंपल सी बात है, हैम्परिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया को हम थोड़ा सा हटा सकते हैं, उसके साथ उसको हटाएंगे तो ऑल ऑफ द अबव भी हट जाएगा यहां पर। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है बेटा, करेक्ट आंसर है दैट इज दिस इज ट्राइंग टू सेडिशियस केसेस विद ए जूरी, होल्डिंग सस्पेक्ट इन द जेल विदाउट, मतलब ना वकील ना दलील ना अपील। मतलब ये एक ऐसा एक्ट था, रोलत एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। उसी एक्ट के हिसाब से किसी को भी अगर सस्पेक्ट करेंगे कि ये ब्रिटिशर के खिलाफ कोई भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कर रहा है, कोई मूवमेंट कर रहा है, तो बिना सबूत के आधार पर उसको सीधा बंदी बनाया जाएगा। उसके खिलाफ ना अपील हो सकता है, ना कोई इंक्वायरी कर सकते हो, ना उनको छुड़वाया जा सकता है, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उसको कहा गया ना वकील अपील ना दलील ना वकील, कोई वकील भी नहीं कर सकते, ना दलील पेश कर सकते हो, ना उसको छुड़वा सकते हो। उसको जेल में अनलिमिटेड टाइम तक रहेगा, अनलिमिटेड टाइम तक। और ये क्यों लागू किया गया था, बहुत सारे ब्रिटिशर को इंडियंस ने मार रहे थे, जिसको देख रहे थे उसको गोली में मार रहे थे, उसको उड़ा दे रहे थे, तो ब्रिटिशर्स डरने लगे।
और ऐसे ही मरते रहे ब्रिटिशर तो जाहिर सी बात है उनको संकट आ जाएगा। तो उन्होंने यही नियम कायम किया कि जो भी ब्रिटिश एक्टिविटीज में कुछ भी हरकत करेगा, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, मतलब कोई संगठन नहीं बना सकते हो, कोई अपना पार्टी नहीं बना सकते हो, कोई सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते हो, जैसे कि सामाजिक गैदरिंग, फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकते हो एक साथ, ठीक है। तो ये सब बैन था। देखो, ट्राई सर्टन पॉलिटिकल केसेस विदाउट जूरीज, सर्च प्लेस विदाउट ए वारंट, रेस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं था उस टाइम पे, then impose censorship on the press and restriction of the publication of the material deemed sedition by the government। हर प्रकार से जो है उन्होंने रोकने की कोशिश की थी। एंड रोलत एक्ट नोन एज द एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 was a law passed by the Imperial Legislative British Council in India, gave the government the power to assert and detain suspect विदाउट ट्रायल और जुडिशियल रिव्यू फॉर अप टू द 2 ईयर। मतलब किसी को भी पकड़ेंगे उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, सीधा जो है जेल में जाएगा, सीधा जो है। दैट्स व्हाई महात्मा गांधी डिक्लेयर दिस एक्ट एज ए काला कानून, ब्लैक एक्ट के हिसाब से। और उसी एक्ट के हिसाब से एक्चुअली क्या होता, सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचलू को बंदी बनाया गया था। बंदी बनाने की वजह से सब लोग इकट्ठे हुए थे डिस्कस करने के लिए। उसके बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, है ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हुआ था चोरी चुरा हत्याकांड की वजह से, समझ रहे हो। तो चोरी चुरा हत्याकांड बंद होने के बाद फिर स्वराज पार्टी का गठन हो गया। स्वराज पार्टी आने के बाद, प्रेशर करने के बाद साइमन कमीशन का गठन हो गया। तो ये कहानी एक दूसरे से रिलेटेड है। आप इतिहास पढ़ोगे, मेरे साथ बने रहोगे तो आपको कहानी के हिसाब से बताऊंगा, आपको मजा आएगा। ये सारे चीजें जो जितने भी टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं, सारी चीजें मेरे वीडियोज में है। आप लोग तो देखते हो, आप लोगों को पता होगा, तो आप लोग सही करके भी आए होंगे, आई होप। चलिए अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंसिडर इटसेल्फ टू बी द पैरामाउंट पावर इन इंडिया। देखो, पैरामाउंट का मतलब क्या है, सर्वोच्च क्षमता। भारत रे केबे ठारू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निजकू सर्वोच्च क्षमता केंद्र विचार करती है। मतलब सबसे, पैरामाउंट का मतलब क्या, सबसे टॉप पावर। कैसे? पहला है डिफीटिंग द सिंधियाज इन 1803, signing a treaty with Ranjit Singh in the 1809, defeating the Bhosle in the year 1818 and suppressing the uprising of 1857, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात हो रही है। नीचे कमेंट करके बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। ब्रिटिश इंडियन कंपनी कंसिडर इटसेल्फ एज द टू बी द पैरामाउंट पावर इन इंडिया आफ्टर, पैरामाउंट सबसे पावरफुल, वो होगा आंसर सी। आंसर जो है, करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा, डिफीटिंग भोसले इन 1818। देखो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने आप को सुप्रीम तब फील करने लगा जब मराठाओं के साथ उनका लड़ाई हुई। बैटल ऑफ, देखो बैटल ऑफ दैट इज सीताबुद्री, बैटल ऑफ सीताबुद्री इन द ईयर 1817 एंड 1818 एंड दिस वाज द पार्ट ऑफ द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। क्या है ये? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का एक पार्ट है। एंड उसके बाद क्या हुआ कि अल्टीमेटली जो मराठा इतने पावरफुल थे, देखो ब्रिटिश इंडिया में जो है मराठा जो है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, दो सबसे ज्यादा पावरफुल इंडिया में है, एक है राजपूत है, एक है मराठा है। सबसे टक्कर लेना भैया, राजपूत और मराठा से टक्कर नहीं लेना है भारत में। तो दे आर द मोस्ट पावरफुल, मतलब यू कैन से रूलर, चाहे मराठा हो चाहे वो जो है राजपूत हो, दोनों ही खतरनाक पावर है। तो यहां पर जो है ब्रिटिशर थर्ड एंग्लो मराठा वार के बाद कह सकते हो कि बैटल ऑफ सीताबुद्री के बाद इन 1870 वो मराठा को हराने के बाद जो है ज्यादा पावरफुल हो गए थे। तो ये किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश एंड मराठा। और उस टाइम पे ब्रिटिशर को लीड कर रहे थे कौन? कॉलोनेल होपेटन स्कॉट, ठीक है। दैट इज, उनके पास कितना सोल्जर था? 1300 सोल्जर था। हालांकि मराठा अपाशाही फोर्स, ठीक है, उनका नंबर 18,000 था, सपोर्टेड बाय कैवलरी एंड आर्टिलरी भी उस टाइम पे इस्तेमाल किया गया था, कैवलरी भी इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। सिग्निफिकेंस, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, एनेक्सेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द मराठा टेरिटरी बाय द ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिशर ने मराठा के जितने भी टेरिटरीज था एंग्लो मराठा वार के बाद जो है काफी जगह को कैप्चर कर लिया। एनेक्स का मतलब क्या? कैप्चर कर लिया, डोमिनेट कर लिया, उसको उसके अंडर ले लिया,
उसके बाद क्या है देखो, पेंशन ऑफ, जिसको जो पेंशन मिलता था, पेशवा द नॉमिनल हेड ऑफ द मराठा, पेशवा मतलब उस टाइम पे रूलर कह सकते हो, जो नॉमिनल हेड थे मराठा के, उनका वाज पेंशन ऑफ, मतलब पेंशन, जो मराठा को पेंशन मिलते थे जिसे, वो चीजें बंद हो गई। एंड हिज टेरिटरी वर एब्जॉर्ब इनटू द ब्रिटिश इंडिया, उनका जो टेरिटरी जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर चला गया, पेंशन बंद कर दिए गए थे पेशवा के, ठीक है। और उसके बाद जो है पेंशन, उनके पावर बंद हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद जो है उस एरिया को कैप्चर कर लिया गया था, ठीक है। एंड दिस मार्क द मेजर माइलस्टोन इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश पैरामाउंट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल टाइप क्वेश्चन है, शायद बहुत बच्चे जो है उसको गलत भी किए होंगे मेरे हिसाब से, जिनको पता होगा वो सही किए होंगे, हालांकि दिख रहा है सिंपल, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। देखिए चीजें क्या, वन ऑफ द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ भारतवर्ष, अर्लीस्ट मेंशन ऑफ भारतवर्ष इज इन, भारतवर्षर प्राचीनतम व्यवहार केउथिरे होइछि, द राइटिंग ऑफ क्या है, टोलेमी एंड द राइटिंग ऑफ फरहेन, हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन, हाथीगुम्फा अभिलेख, द अजंता गुफा, अजंता केव्स, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर तो है बेटा हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज द करेक्ट आंसर है उसका, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। देखो द टर्म भारतवर्ष appear in the ancient Indian text and inscription to refer the Indian subcontinent. One of the earliest mention of the term can be found in the हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, किसके टाइम पे हुआ था, किंग खारवेला के टाइम पे हुआ था, जो कि 2nd सेंचुरी बीसी में, किंग खारवेला के टाइम पे 2nd सेंचुरी बीसी में ये चीजें हुआ था, ठीक है। और ये जो है खारवेला ऑफ द महामेघवाहन डायनेस्टी, खारवेला का जो डायनेस्टी कौन सा है, महामेघवाहन डायनेस्टी, ठीक है। तो ये जो है मतलब वहां से जो है भारतवर्ष, यू कैन से भारतवर्ष आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, सिंपल है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। देखिए दिस प्लेस इज नोन एज द सिटी ऑफ द केव, केव अंचल गुफार सहर भावे प्रसिद्ध। फर्स्ट क्या है, अजंता, दूसरा क्या है, एलोरा, तीसरा क्या है, उदयगिरी, और चौथा क्या है, घरपुरी। एंड ये जितना इजी दिख रहा है मैं लिख के दूंगा, मैक्सिमम लोग उसको गलत करके आए होंगे। दिख रहा है इजी, दिख रहा है इजी, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है गलत करके आए। पहले आप आंसर बताओ, मुझे आंसर बताइए, आप पहले आंसर बताइए, उसके बाद मैं बताता हूं आंसर, उसका नीचे कमेंट करिए। बताइए, आंसर बताइए। यस, उसका राइट आंसर जो है दैट इज घरपुरी, घरपुरी द राइट आंसर है, ठीक है। क्या है देखो, घरपुरी इज नोन एज द सिटी ऑफ द केव्स। सिटी ऑफ द केव्स का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, देखो गुफार सहरा, ठीक है, सिटी ऑफ द केव्स। एंड which was original name as the एलिफेंटा आइसलैंड, उसको ओरिजिनल नेम क्या है, उसको एलिफेंटा आइसलैंड भी कहा जाता है, ठीक है। And this island was originally as Gharapuri, means the city of cave. In the 16th century, Portuguese, जो पोर्तुगीज, देखो पोर्तुगीज आए थे, डच आए थे, फ्रेंच आए थे, ब्रिटिशर आए थे, तो सबसे पहले कौन आया था, पोर्तुगीज आए थे। एक्सप्लोर द नीनेम आइलैंड एलिफेंटा आफ्टर फाइंडिंग ए लार्ज बसाल्ट स्कल्पचर ऑफ एलिफेंट नियर द एंट्रांस, ठीक है, उसी के हिसाब से ये हुआ था। और ये जो है कहां पे लोकेटेड है बेटा, मुंबई हार्बर में है, दैट इज 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम द ईस्ट मुंबई। उसके साथ साथ अजंता केव्स के बारे में आप लोगों को पता होगा, वो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, 100 किलोमीटर, मतलब लोकेशन अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। उसके बाद जो है बिल्ड जो हुआ था 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 5th सेंचुरी बीसी के बीच में, और उसमें उसका खासियत क्या है, 30 बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स वर देयर, बुद्धिस्ट, ठीक है, जो जटका टेल्स है, जो बुद्धिज्म का जो चीजें हैं, यहां पर जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बुद्धिज्म कहा गया। उसके बाद जो है एलोरा, देखो एलोरा, देखो जैसे कि इस तरह का, जिस तरह से बुद्धिज्म का सारा चीजें मिलता है, यहां पर जो हर एक चीज का मिलता है, बुद्धिज्म का भी मिलता है, हिंदुइज्म का भी अवेलेबल है, जैनिज्म का भी अवेलेबल है। यहाँ पर देखो कैलाश टेम्पल भी है, जो कि डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, मतलब ये क्या है, हिंदुइज्म का एक तरफ से सिंबल है, ठीक है। और ये जो है 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम द औरंगाबाद, और 6 to 10 सेंचुरी सी, दैट इज एलोरा केव्स, ठीक है, ये चीजें हैं। सो करेक्ट आंसर इज दैट। अब देखो ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है, और थोड़ा सा उसको मैं डिफिकल्ट लेवल दूंगा,
ये ऐसा सवाल है जो आपको कंफ्यूज करेगा और आपका बहुत चांसेस है कि बहुत बच्चे जो है गलत किए होंगे मेरे हिसाब से। देखिए कटा का कैप्स मतलब देखो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये सटक नहीं है, ध्यान रखिएगा। नॉन ओरियन वाले उसको सटक के हिसाब से प्रोनाउंस करते हैं। दिस इज नॉट सटक, दिस इज कटक। कटक का उच्चारण होगा, ठीक है। तो दैट इज कटक केव्स और कटक रिफर्ड अमंग अदर, ठीक है। कटक गुम्फा अन्य क्यों सबुठु बुझाऊ थाय। फर्स्ट क्या है, हाथी गुम्फा एंड रानी गुम्फा। सेकंड क्या है, कुमारी पर्वत। थर्ड क्या है, ओलंकारीपुरी गुम्फा। फोर्थ है महेंद्रगढ़। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा है, नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। यहां का जो है ए जो है करेक्ट आंसर है, मतलब दिस इज हाथी गुम्फा, रानी गुम्फा, कुमार पर्वत और अलंकारीपुर गुम्फा, ठीक है। दिस इज रिफर्ड टू, यू कैन से दैट इज कटक केव्स। ये महेंद्रगढ़ जो है कहां पे है, हरियाणा में, ठीक है। अभी देख लीजिए थोड़ा सा एक एक करके। तो आंसर जो है ए विल बी द करेक्ट, पी क्यू आर तीनों करेक्ट है और महेंद्रगढ़ जो है नहीं है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखो सिंपल सी बात है, देखो कटक केव जो है, कटक केव की हम लोग बात करते हैं। देखो कटक केव जो है दैट इज उसको मतलब दैट इज रिफर टू द खंडगिरी एंड उदयगिरी, जो कि भुवनेश्वर के पास भी है, कटक के पास भी है। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है। देन उसके बाद दिस इज द मतलब यू कैन से क्लोजली एसोसिएट विद द एंशिएंट इंडिया, जैनिज्म से रिलेटेड है खंडगिरी उदयगिरी। उसके बाद देखो हाथी गुम्फा एंड रानी गुम्फा बोथ लोकेटेड इन उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स, ठीक है। उसको भी जो है कटक केव्स कहा जाता है। उसके बाद जो है कुमारी पर्वत को भी जो है दैट इज नेम्ड ऑफ उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स, व्हिच इज आल्सो नोन एज द कटक केव्स और केव्स। तो ये तीनों तो एक साथ हो गया। उसके बाद जो महेंद्रगढ़ जो है वो कटक केव्स नहीं है, क्योंकि महेंद्रगढ़ सिटी जो है कहां पे है, हरियाणा में है। तो ये नहीं होगा, बाकी तीनों होंगे। दैट्स वाई यहां का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे हाथी गुम्फा, कुमार पर्वत और दैट इज अलंकपुरी गुफा। तो ये तीनों जो है कटक केव्स से रिफर करते हैं, बट महेंद्रगढ़ नहीं है। तो ये क्या होगा, पी क्यू आर बट नॉट एस, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो तो करेक्ट कर सकते हो। क्या है, व्हेन वाज महात्मा गांधी डिक्लेयर द फादर ऑफ द नेशन। बताइए फर्स्ट क्या है, 20 जुलाई 1946, 12 अगस्त 1947, 15 मार्च। नेवर ऑफिशियली बताओ। करेक्ट आंसर होगा डी, नेवर ऑफिशियली। देखो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन जरूर बोला जाता है, लेकिन ऑफिशियली कहीं पर डिक्लेयर नहीं है। अब क्या हुआ था 1944 में सिंगापुर से, ठीक है, मतलब रेडियो से ही, मतलब सुभाष चंद्र बोस जी जो है महात्मा गांधी को कहे थे उनके काम की वजह से द फादर ऑफ द नेशंस, फादर ऑफ द नेशंस उन्होंने दिया था नाम फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रीय पिता के हिसाब से। तो ये चीजें जो है सब लोगों को ये चीजें जो है अच्छा लगा, सब लोग एक्सेप्ट करने लगे। उसी दिन के नाम जो है उनका पड़ गया फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रीय पिता के हिसाब से। बट ऑफिशियली कहीं पर कोई डेट मेंशन नहीं है, बट ये एक होती है ना पॉपुलैरिटी के हिसाब से। और एक चीज देखिए, बट हालांकि जो आरटीआई रिपोर्ट के हिसाब से, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के हिसाब से 2012 में इंक्वायरी किया गया था, तो उसके हिसाब से जो रिपोर्ट आया है राइट टू इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के हिसाब से, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लैरिफाई दैट गांधी जी हैज नॉट बीन ऑफिशियली डिक्लेयर एज द फादर ऑफ द नेशन। तो ऑफिशियली कोई डिक्लेरेशन नहीं है फादर ऑफ द नेशन के बारे में। अब जैसे कि हम लोग ये मानते हैं ना कि हॉकी जो है हम लोग का राष्ट्रीय खेल है, तो हॉकी थोड़े है राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन उस टाइम पे इतने सारे गोल्ड मेडल हम हॉकी में ला रहे थे तो लोगों को अच्छा लगने लगा था, तो हॉकी को राष्ट्रीय गेम के हिसाब से शामिल कर जाएगा। तो ऐसा कहीं पर मेंशन नहीं है कि हॉकी जो राष्ट्रीय गेम है, ठीक है। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अचीवमेंट ऑफ द पंडित गोपबंधु दास आर इन द फील्ड ऑफ साइंस, लॉ, नेशनल मूवमेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। देखो यहां तो देखो साइंस तो बिल्कुल नहीं होगा, अगर साइंस नहीं होगा तो ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं लॉ में और नेशनल मूवमेंट में। ध्यान रखिएगा जब भी यूपीएससी या कोई भी एग्जामिनेशन में दोनों चीज जो है करेक्ट होता है, तो एक चीज को ध्यान में देखना है कि कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि लॉ डिग्री भी उनके पास है और वो नेशनल मूवमेंट में भी थे। तो जो मोस्ट करेक्ट आंसर जो है नेशनल मूवमेंट ही होगा गोपाबंधु दास के बारे में, ठीक है। देखिए गोपाबंधु दास के बारे में पॉपुलरली नोन एज द उत्कल मणि, जिनको ज्वेल्स ऑफ ओडिशा भी कहा जाता है। वो एक तरफ से फ्रीडम फाइटर भी थे,
सोशल रिफॉर्मर भी थे, पोएट थे, जर्नलिस्ट थे, फिलोसॉफी थे, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए गोपबंधु दास जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में महात्मा गांधी के साथ योगदान दिए थे 1921 में। उन्होंने जो है सेल्फ रूल स्वराज से मोटिवेट हुए थे। उसके साथ साथ उन्होंने एस्टैब्लिश किया था सत्यवादी महाविद्यालय। और आज के डेट में भी जो समाज है, मतलब गोपबंधु दास वाज द फाउंडर ऑफ द समाज, ठीक है, जो एक तरफ से उस टाइम पे वीकली पेपर था, आज के डेट में डेली पेपर है, आज के डेट में भी है। और उन्होंने जो 2 किताबें लिखी है, एक है बंदी रो आत्मकहानी का मतलब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ द प्रिजन, और एक है कर कविता दैट इज प्रिजन पोएट्री, ठीक है। तो यहां पर होगा फ्रीडम फाइटर में होगा, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर विल बी दैट इज नेशनल मूवमेंट वाला होगा, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोरस इज सेड टू हैव गिफ्टेड अलेक्जेंडर, बताओ, बॉक्स ऑफ मैंगोस, डायमंड, ब्लॉक ऑफ स्टील एंड कॉटन। देखो यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं आपको, आप कहीं भी गूगल में भी सर्च कर लीजिए, कहीं पर सर्च कर लीजिए, आपको कुछ एरिया में कुछ जगह पे डायमंड मिलेगा, कुछ जगह पे ब्लॉक ऑफ स्टील मिलेगा। लेकिन मैं यहां पे रिकमेंड कर रहा हूं डायमंड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, डायमंड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट अपने हिसाब से। ये ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो आंसर शीट में ब्लॉक ऑफ स्टील भी हो सकता है, क्योंकि आंसर जो है दो हमें मिला है, एक है डायमंड भी है, एक है ब्लॉक ऑफ स्टील के हिसाब से। देखो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल अकाउंट आफ्टर द फेमस बैटल Odaspes 326 BC, King Porus and the Alexander Great established a mutual respect despite being an opposition side. It is said that Porus gifted Alexander a diamond, showcasing their diplomacy and recognition each other. तो इसीलिए कुछ जगह पे आपको मिलेगा जो है, कुछ जगह के आपको ब्लॉक ऑफ स्टील भी मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। The famous architect Bisu Maharana is associated with, the famous architect Bisu Maharana is associated with, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा, सन टेम्पल एट कोणार्क, ताजमहल, ठीक है, बुद्धेश्वर टेम्पल, देन उसके बाद जो है महाबलीपुरम, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा है? सिंपल सी बात है यार, बिसु महाराणा डायरेक्टली यू कैन कनेक्ट विद द सन टेम्पल कोणार्क, है ना, सन टेम्पल कोणार्क, ठीक है। सन टेम्पल कोणार्क जो है 13th सेंचुरी में हुआ था, 12 साल जिसको लगे थे, ठीक है, मतलब 12,000 कारीगर भी थे, आर्टिसियन थे उसको बनाने के लिए, मतलब 12 साल लगे थे। आपने देखा होगा, जाहिर सी बात है, कोणार्क टेम्पल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है, कोणार्क टेम्पल, ठीक है। अगर नहीं देखे हो तो आइए, स्वागत है आपको उड़ीसा में, और देखिए, देख के जाइए, जगन्नाथ पुरी जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क टेम्पल, चिल्का, ये सब देख के जाइए। नॉन ओरियन वालों को स्वागत कर रहे हैं हम लोग। चलिए, देन द टेम्पल इज नॉट ओनली फेमस फॉर द स्ट्रक्चर एंड ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट बट also for the stories that lived in the folk of the age, and one of the stories can describe the completion of the construction of the temple is the story of 12-year-old kid Dharmapada who sacrificed his life to save 12,000 artisans. ये एक ग्रेट महान कहानी है। किसी दिन आप लोगों को कहानी सुनाऊंगा कि 12 साल का लड़का जिसका नाम है धर्मपदा, किस तरह से 12,000 का जो कारीगर है उनका जान बचाया था। एक कहानी है, मैं सुनाऊंगा आप लोगों को एक दिन। एंड द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द सन टेम्पल कोणार्क वाज ओवरसीन बाय द सिबई सामंत महापात्र एंड बिशु महाराणा द चीफ आर्किटेक्ट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, मुझे लग रहा है। देखो ये क्वेश्चन जो है एसपीएससी की तरफ से गलत आ गया, मुझे लग रहा है ऐसा। क्यों? रीजन मैं बताऊंगा गलत क्यों आ गया। देखिए, simply which of the following statement are not correct in respect of the constituent assembly। यहां पर स्टेटमेंट देखो चारों के चारों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर देखो, इलेक्शंस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946, करेक्ट स्टेटमेंट है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस ओन 208 सीट, करेक्ट स्टेटमेंट है। मुस्लिम लीग ओन द 73 सीट, करेक्ट स्टेटमेंट है। और प्रिंसली स्टेट ओन 93, चारों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। बट ये ऑप्शन इस प्रकार से दिया है और ये ऑप्शन जो है नॉट करेक्ट पूछा है, तो चारों करेक्ट है, तो सवाल ही नहीं उठता कि 3 जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। चलो हम ये मान लिए कि 1-2 स्टेटमेंट गलत हो सकता है, लेकिन उसमें कोई ट्रिकी भी नहीं है, ना। देखो उसमें प्रिंसली स्टेट ओन 93 सीट, उसमें कोई ट्रिकी तो है नहीं, डायरेक्टली लिखा गया है। मुस्लिम लीग ओन 73, उसमें भी कोई ट्रिकी नहीं है, डायरेक्टली लिखा गया है।
नेशनल कांग्रेस गॉट इतना सीट, इसमें भी कोई ठीक नहीं है। आप देखोगे जो डाटा देखोगे, आप विकिपीडिया में देख लीजिए, डाटा के हिसाब से आप देख लीजिए, देखो आईएनसी 208 सीट करेक्ट है, प्रिंसली स्टेट 93 करेक्ट है, एंड मुस्लिम लीग 73 सीट करेक्ट है। समझ रहे हो चीजें? तो ये तीनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट, और ये भी करेक्ट है। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया 389 representative include 15 women and 299 representative after the August 1947। तो चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये स्टेटमेंट ऐसा दिया, तो मुझे जो लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है गलत है। अगर गलत है तो आप सब लोगों को आइदर बोनस मार्क मिल सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का क्वेश्चन का डिस्कशन। ठीक है, ये जो है आज का डिस्कशन था। ठीक है, उसके साथ साथ एक और बता देता हूं जो कंट्रोवर्शियल है। हाँ, और एक क्वेश्चन है, देखो, द डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस वाज फर्स्ट प्लोटेड टू एंश्योर दैट। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में। क्यों? देखिए यहां पर फॉर ब्रिंगिंग द एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजर टू द पीपल एंड टू रिड्यूस द कंफ्लिक्ट विद इन द कंट्री। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया कि द डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, द डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक, नेक्स्ट, हाँ, द डिमांड फॉर द लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस वाज फर्स्ट प्लोटेड इन एंसो। मतलब जो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस मतलब राज्य के हिसाब से, भाषा के हिसाब से स्टेट होना जो है पहली बार कहां पर एक तरफ से ये डिस्कस किया गया था, किस पर्पस में? मतलब फर्स्ट ब्रिंगिंग द एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजर टू द पीपल, और टू, ये दोनों तो नहीं होगा। देखो पीपल स्पीकिंग ए पर्टिकुलर लैंग्वेज टू रिकॉग्नाइज तो नहीं होगा, टू प्रमोट द लिंग्विस्टिक डिवीजन भी नहीं होगा। देखो फॉर ब्रिंगिंग द एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजर टू द पीपल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट है। टू रिड्यूस द कंफ्लिक्ट विद इन द कंट्री, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो अगर जब दोनों करेक्ट होता है, ठीक है, दोनों करेक्ट होता है, रिड्यूस द कंफ्लिक्ट विद इन द कंट्री, तो ज्यादा करेक्ट जो है ये है, ज्यादा करेक्ट जो है, हालांकि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ज्यादा करेक्ट ये होगा टू रिड्यूस द कंफ्लिक्ट विद इन द स्टेट। हालांकि ये स्टेटमेंट भी गलत नहीं है, फॉर ब्रिंगिंग द एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजर टू द पीपल। तो मुझे लग रहा है कि यही जो है ओपीएससी वाले जो है चूज करना चाहिए। ठीक है, यही चूज करना चाहिए, हालांकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, मैं ये बता देता हूं इस चीज का। ठीक है, चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन देखो, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखो, which of the following terms were not in terms of the August offer in 1940? देखो ध्यान से पढ़िए। A nominated Indian body would be formed after the war to frame the constitution. Dominion status was not only the objective of Indian, more Indian representations in the Viceroy Executive Council and Advisory Council was to be established. ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है बताइए, कौन सा ऑप्शन है बताइए। देखो यहां पर पूछा गया कि which of the following term was not in the terms of, मतलब अगस्त अफर में कौन सा नहीं था, कौन सा अगस्त अफर में नहीं था? आंसर जो है सी जो है यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है सी होगा। उसका रीजन क्या है? देखो सी में ऑप्शन बी पे पहला आता हूं कि डोमिनियन स्टेटस was not the objective of the Indians, but डोमिनियन स्टेटस ऑब्जेक्टिव नहीं था, डोमिनियन स्टेटस को शामिल किया गया था। तो ये तो गलत होगा, ये तो गलत होगा। और पहला क्या है? नॉमिनेट। देखो, और पहला बाद में आऊंगा, थर्ड फोर्थ पहले पढ़ लेते हैं। मोर इंडियन रिप्रेजेंटेशंस इन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड एन एडवाइजरी वर्क काउंसिल वाज टू बी एस्टैब्लिश्ड, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट जो है ये जो है नॉमिनेटेड इंडियंस बॉडी वुड बी फॉर्म्ड आफ्टर द वॉर टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है गलत स्टेटमेंट हो सकता है, क्योंकि नॉमिनेटेड नहीं होगा, रिप्रेजेंटेशन जरूर है। देखो ध्यान रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन जरूर है। अब रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है, तो जरूरी नहीं है कि वो नॉमिनेटेड होगा, वो इलेक्टेड के थ्रू कोई अगर प्रेजेंट लीडर है तो बेटा वो नॉमिनेटेड भी हो सकता है, मनोनीत भी हो सकता है, और वो इलेक्शन के थ्रू भी आ सकता है। तो यहां पर नॉमिनेटेड नहीं होगा, यहां पर रिप्रेजेंटेटिव होता तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होता। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर सी हो जाएगा। आप देख लीजिए यहां पर, देखो August offer was proposed made by the British government in 1940 to gain India's support for the World War and Viceroy Lord Linlithgow, and उसमें क्या है? A representations Indian body would be formed after the war to frame the constitution for India, right? Frame the constitution of India। देखो यहां पर, वहां पर क्या था? नॉमिनेटेड था, यहां पर क्या? रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, सेकंड देखो, एक्सपेंड ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन द इंक्लूड द मोर इंडियंस, करेक्ट है। थर्ड क्या है?
एडवाइजरी वर्क काउंसिल करेक्ट है। यहां पर देखो कंसिडरिंग ग्रांटिंग डोमिनियन स्टेटस टू इंडियन, तो ये चीजें वो क्या था, यहां पर क्या है डोमिनियन स्टेटस, यहां पर डोमिनियन स्टेटस वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन लिखा है, लेकिन डोमिनियन स्टेटस ऑब्जेक्टिव था गिविंग फुल वेटेज टू द माइनॉरिटीज ओपिनियन एंड पॉलिटिकल कॉन्सियसनेस एंड सेल्फ गवर्नमेंट इन द मेजर, तो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर यहां पर जो हो जाएगा दैट विल बी द सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ये था पूरा हिस्ट्री का समाधान। उसके साथ साथ हम लोग का ओएस का जो बैच जो है स्टार्ट हो गया है, ओएस का बैच, मेंस का भी अलग से बैच स्टार्ट हो गया है। और ध्यान रखिएगा ओएस मेंस के लिए मैं 2 सब्जेक्ट और पढ़ाता हूं, ध्यान रखिएगा बच्चों, एक हो गया आपका हिस्ट्री और एक हो गया आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों सब्जेक्ट के लिए जिसका मेंस अभी सही हुआ है, आपके पास पढ़ने के लिए टाइम बहुत 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 कम है, तो दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट है, मैं अगर पढ़ाऊंगा आपको कम टाइम में चीजें जो है कवर कर दूंगा। किसी भी प्रकार का अगर एडमिशन लेना चाहते हो, तो किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। हिस्ट्री ऑप्शनल, पॉवर ऑप्शनल फॉर द मेंस, उसके साथ साथ जीएस टॉपिक फॉर द मेंस, क्योंकि ओएस के लिए अगर रिजल्ट आपका सही आया है, मेंस के लिए ज्यादा टाइम है नहीं। ये मेरा नंबर है 8527007432, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और टच में रह सकते हो। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, ध्यान रखिएगा। ये ओएस का बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, जुड़े रहिए और मेरे साथ डायरेक्टली किसी भी प्रकार का मेंटरशिप चाहिए ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ साथ यूपीएससी का भी हम लोग तैयारी करवाते हैं, जैसे कि कंप्लीट हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, उसके साथ साथ बैच भी है। अब की बार यूपीएससी पार है, तो अभी जो है डिस्काउंट रेट चल रहा है, अच्छा ऑफर चल रहा है, उसका फायदा उठा सकते हो। किसी भी प्रकार का क्वेरीज है, इस नंबर पे मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी प्रकार का ओएस रिलेटेड, स्टेट पब्लिक सर्विस से रिलेटेड या फिर यूपीएससी से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो हम लोग साथ में है, हमेशा आई विल सपोर्ट यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद। ये नंबर लिख लीजिए और कॉल, मैसेज या फिर सपोर्ट के लिए कॉल कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।